हेलो। हाँ बोलो। सर स्टार्ट कर सकते हैं आप? हाँ चलो स्टार्ट करते हैं, बहुत टाइम हो गया। अभी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्क्रीन आ रहा है मेरा? नो सर। आ रहा होगा भाई। यस सर, आ गया। यस सर। यस सर, यस सर, आया ना। ठीक है, आ गया है। चलो, मैं उसमें जाने से पहले कुछ चीजें पूछना चाहता हूँ। कल जैसे मैंने पढ़ाया था तुम लोगों को कि इंडिया में जो हमारा रेगुलेटरी अथॉरिटी है, डीजीसीए है, हमें जो कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने रखा है, वो हमें जो कंट्रोल करती है, सबसे पहली चीज वो क्या लेके आती है? कोई बताएगा? एक्ट, एयरक्राफ्ट एक्ट। एक्ट 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 लेके आ सर, एक्ट एक्ट करेंगे। और उसके बाद रूल सर, रूल रूल। और वो रूल जो आती है, वो रूल से ही मैं हमेशा शुरू करता हूँ मेरा क्लास। ओके। तो हम आज किसके बारे में बात करने वाले हैं? मेंटेनेंस के बारे में बात करने वाले हैं। कोई भी 145 दिमाग में आया तो जनरली दिमाग में और एक चीज नहीं आता है, वो क्या है? सीआरएम सब पार्ट एफ। वो भी एक मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए, वो भी एक सीआर है। तो जनरली 145 बच्चे पागल हो जाते हैं। तो 145 और मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए सीआर 145 भी है और सीआरएम सब पार्ट भी एफ भी है। वो मैं छोड़ो, बाद में प्रेजेंटेशन में रखा हूं। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर मैंने एक एयरक्राफ्ट का या एक कंपोनेंट का, अगर मैंने तुम्हें बोला मेंटेनेंस वर्ड, तो तुम्हारे दिमाग में सबसे पहली रूल कौन सा आएगी? 61, 161। नहीं, रूल्स रूल्स नो रूल्स। नो, नॉट सर 60। 133, सर 133 भी। नहीं, 133 भी गलत है। दैट इज फॉर अप्रूवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, दैट इज नॉट रिलेटेड टू मेंटेनेंस। कोई है? गेस करो। रूल 1937। रूल 1937? सर रूल 60, मेंटेनेंस स्टैंडर्ड्स एंड सर्टिफिकेट्स। प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। मेंटेनेंस अगर वर्ड आया तो तुम्हारे दिमाग में कौन सा रूल आता है? सर रूल 60। ओके, वेरी गुड, वेरी नाइस। देखो, रूल 60 है जो हमें बताती है कि मेंटेनेंस एंड मेंटेनेंस स्टैंडर्ड्स के बारे में। तो डीजीसीए ने एयरक्राफ्ट रूल्स 1937 में एक रूल लेके आया। कौन सा रूल लेके आया? रूल 60। रूल 60। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है हमारा, वो टॉपिक कौन सा होने वाला है? मेंटेनेंस से रिलेटेड है। वो तुम्हें पता चल गया किससे रिलेटेड है? मेंटेनेंस से रिलेटेड। ओके, मेंटेनेंस रिलेटेड। ओके, एक मिनट में बता दूं, कोई आ रहा है, डोर खोल देता हूँ। तो ये जो मेंटेनेंस से रिलेटेड है, तो तुम्हारे दिमाग में अभी कोई ना कोई बताया कि कौन सा रूल एप्लीकेबल होता है? रूल नंबर 60। 60। ओके। तो कभी भी मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन या मेंटेनेंस से रिलेटेड कुछ भी पढ़ते हो, तो तुम्हारे को कौन सा रूल याद रखना है? 60। रूल 60। वैसे नहीं बोलनी है रूल 60, कैसे बोलना है? 1937 इंडियन एयरक्राफ्ट रूल्स 1937 का रूल नंबर 60। ठीक है, ओके, 60। तो ये जो तुम मेंटेनेंस कर रहे हो एयरक्राफ्ट का, उसके लिए दो चीजें चाहिए, एक मेंटेनेंस पर्सनल और एक मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन। है ना? हाँ कि नहीं? तो जी हमारे सर। हमारी जी सर। इंडिया में दो टाइप का मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन है। एक अप्रूव होता है सीआर 145 के थ्रू, और एक अप्रूव होता है वन सीआर एम सब पार्ट एफ के थ्रू।
ठीक है, दोनों अप्रूव्ड मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन एक मिनट वेट करना। ये मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, ये मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन जिस एयरक्राफ्ट का मेंटेनेंस करेगा वो अलग है, और ये मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन जिस एयरक्राफ्ट का मेंटेनेंस करेगा वो अलग है, वो बात करेंगे आगे। ठीक है, तो जनरली इस चैप्टर का नाम डीजीसीए ने भी CR-145 रख दिया। मेरे हिसाब से तो इस चैप्टर का नाम CR-145 एंड CRM सब पार्ट बोलो F रखना चाहिए था, हाँ कि नहीं? ओके, तो आज का जो हमारा जनरल टॉपिक है मॉड्यूल 10 एविएशन लेजिस्लेशन का, किसके बारे में? अप्रूव्ड मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। और डीजीसीए ने जो रूल लेके आया, कौन सा रूल लेके आया? रूल नंबर 60 को जो लेके आया, क्या लेके आया? मेंटेनेंस एंड मेंटेनेंस स्टैंडर्ड्स। किसका? एयरक्राफ्ट का या एयरक्राफ्ट कंपोनेंट्स का, हाँ कि नहीं? तो तुम्हारे दिमाग में ये रूल कभी भी नहीं हटनी चाहिए, और इस रूल को जाके एक बार पढ़ लेना, ज्यादा से ज्यादा 6 मिनट लगता है इस रूल को पढ़ के हजम करने के लिए। इस रूल को जब लेके आया तो लोग पूछने लगा, पब्लिक क्वेश्चन किया, क्या क्वेश्चन किया कि भाई तूने तो लेके आया, किसको क्वेश्चन किया? डीजीसीए को। तूने तो ये रूल लेके आया, कहाँ लेके आया? IAR 1937 की रूल्स में, IAR 1937, हाँ, रूल नंबर 60 लेके आया। अगर 60 लेके आया है तो बोल तो दिया तू ये रूल, लेकिन हम कैसे मेंटेन करेंगे वो स्टैंडर्ड्स के हिसाब से मेंटेनेंस कैसे करेंगे, एयरक्राफ्ट को किस कंडीशन में रखना है? रखना है। तो अगर एयरवर्दी कंडीशन में रखना है तो रूल तो लेके आया है, लेकिन हम मेंटेन करके कैसे रखेंगे? हम मेंटेन करके कैसे रखेंगे? तो वो भी एक नया क्वेश्चन जनरेट होता है कि नहीं? तो मैंने कल क्या बोला था, जब भी कोई रूल आता है डीजीसीए का, उसके ऊपर क्या क्वेश्चन आता है कि भाई डीजीसीए तू हमको प्रोसीजर्स भी दे दे, क्योंकि तू ही हमारा क्या है, गवर्निंग बॉडी है, सॉरी रेगुलेटिंग बॉडी है, हाँ कि नहीं? नहीं तो क्या होगा, हर कोई अपने हिसाब से मेंटेन करके रखेगा, हाँ कि नहीं? जो कि यूनिक नहीं है। मैं कल इका उका पढ़ाते टाइम यूनिकनेस के बारे में बात किया था कि नहीं? हाँ सर। ओके, तो आज का जो चैप्टर है वो है CR-145 अप्रूव्ड मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन, और इस चैप्टर को ज्यादा डीपली पढ़ते किस लिए है? क्योंकि कल मैंने पढ़ाते टाइम तुमको क्या बोला था, लेवल के बारे में पढ़ा था, ये B1.1 का, ये A का, ये B2 का, ये B3 वालों का। देखो सब ये पढ़ सकते हैं, सबका लेवल किस में है? लेवल 2 पे है, ठीक है? तो हम CR-145 और CRM सब पार्ट F ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे। ओके, क्लियर है? अब तक मैंने जो बोला याद रखना, रूल नंबर 60 ऑफ एयरक्राफ्ट रूल्स 1937। ओके, क्लियर है? किसी ने बोला था कि भाई रूल नंबर 61 बोला था स्टार्टिंग में, है ना? कोई तो आंसर दिया था। तो मैं रूल नंबर 61 में क्या बोल दूं कि जो पर्सन आके मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे वो ये रूल नंबर 61 को फॉलो करेंगे। ओके, कोई लाइसेंस लेके आता है, कोई कुछ थोड़ा सा काम के लिए ऑथराइजेशन लेके आता है, या कोई कुछ छोटा मोटा काम के लिए क्या लेके आता है, अप्रूवल भी लेके आता है। ओके, तो वो जैसे भी लेके आएंगे रूल नंबर 61 को फुलफिल करके आएंगे। तो आज हमने 2 रूल पढ़ लिया, भूलने का नहीं। ओके, नेक्स्ट, हम मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ने से पहले, CR-145 पढ़ने से पहले हमें क्लैरिटी होना चाहिए कि हमारे इंडिया में वो जो एयरक्राफ्ट आता है, क्या आता है? एयरक्राफ्ट आता है। वो कितने टाइप का एयरक्राफ्ट आता है? वो एयरक्राफ्ट को डीजीसीए ने 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। कौन सा है, कोई बताएगा? लाइट एंड हैवी, फिक्स्ड विंग और रोटरी। देखो, लाइट एंड हैवी मत बोलो, लाइट एंड हैवी वर्ड रिप्लेस हो गया है। मैं जब 10 साल पहले पढ़ रहा था तभी लाइट हैवी यूज कर रहे थे, अभी कोई सीआर में लाइट हैवी यूज नहीं कर रहे हैं। अभी हम बात कर रहे हैं लार्ज एयरक्राफ्ट एंड स्मॉल एयरक्राफ्ट, लार्ज एयरक्राफ्ट और एक स्मॉल एयरक्राफ्ट,
स्मॉल एयरक्राफ्ट, ठीक है। कोई आया है भाई, फिर से जाके उसको एडमिट करना पड़ेगा, यही दिक्कत है इसमें डेमो क्लास में। 6 बजे बोला था, एडमिट हो गया, ओके। तो 2 टाइप का एयरक्राफ्ट है, याद रखना, लार्ज और एक स्मॉल, क्लियर है। अभी इसको थोड़ा डीजीसीए ने मॉडिफाई करके फिर से इसको ये करने लगा है, क्या है, कॉम्प्लेक्स मोटर पावर्ड एयरक्राफ्ट। सबका डेफिनेशन सीआर में दिया है, वो मैं बता दूंगा कहां पे, ठीक है। क्या बोलने लगा है, लगभग मैक्सिमम लार्ज एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स मोटर पावर्ड एयरक्राफ्ट नाम दे दिया है, और जो कॉम्प्लेक्स नहीं है उसको क्या नाम दे दिया है, नॉन कॉम्प्लेक्स मोटर पावर्ड एयरक्राफ्ट, सीएमपीए। शॉर्ट फॉर्म बढ़िया है ना, सीएमपीए और एनसीएमपीए, ठीक है। तो यहाँ पे हम एयरक्राफ्ट्स को क्लासिफाई कर दिया, ये एक बात हो गया। दूसरी बात, हमारे पास ऑपरेटर कितने टाइप के हैं, बोलो बोलो। 2 टाइप के। 2 टाइप के कौन है, एक शेड्यूल्ड ऑपरेटर, जिसको तुमने कमर्शियल एयर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर भी बोलते हो, कभी कभी बोलते हैं बहुत सारी जगह, और एक कौन सा है, नॉन शेड्यूल्ड ऑपरेटर। इसके बारे में मैं थोड़ा डीप में नहीं जाऊंगा, इसके बारे में इतना ही है, ठीक है। शेड्यूल्ड ऑपरेटर और एक नॉन शेड्यूल्ड ऑपरेटर, ओके। तो ये जो शेड्यूल्ड ऑपरेटर है, ये अगर कोई भी एयरक्राफ्ट यूज करेगा, कौन सा एयरक्राफ्ट यूज करेगा, मान लो लार्ज एयरक्राफ्ट यूज करेगा या स्मॉल एयरक्राफ्ट यूज करेगा, ओके, कोई भी एयरक्राफ्ट यूज करेगा, तो ये जो एयरक्राफ्ट यूज कर रहा है, इसका मेंटेनेंस कौन करेगा, इसका मेंटेनेंस करेगा CR 145 अप्रूव्ड एएमओ। कोई कुछ बोल रहा है, हेलो, कोई कुछ बोल रहा है क्या, ठीक है, ओके। तो नहीं सर। हाँ, जो शेड्यूल्ड ऑपरेटर है या कमर्शियल एयर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर है, फॉर एग्जांपल इंडिगो है, स्पाइस जेटो है, हाँ, एयर इंडिया का तो नाम नहीं लूंगा, घाटे में जा रहा है, या जो कोई भी, ठीक है। वो सब जो एयरलाइन है, कौन सा एयरलाइन में आते हैं, शेड्यूल्ड एयरलाइन में, शेड्यूल्ड ऑपरेटर में आते हैं, कमर्शियल एयर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर। वो लार्ज एयरक्राफ्ट यूज करे या स्मॉल एयरक्राफ्ट यूज करे, उनका एयरक्राफ्ट का मेंटेनेंस कौन करेगा, CR 145 अप्रूव्ड एएमओ मेंटेनेंस करेगा। अभी बात आते हैं जो नॉन शेड्यूल्ड ऑपरेटर है, जो ओनर है ना, ही इज आल्सो ए नॉन शेड्यूल्ड ऑपरेटर, प्राइवेट एयरक्राफ्ट ऑपरेटर, चार्टर्ड प्लेन्स, जो कमर्शियली स्पेशलाइज्ड ऑपरेटर्स। देखो यहाँ पे मैं कमर्शियली स्पेशलाइज्ड बोल रहा हूँ, मतलब कोई कंपनी है जिसके पास कुछ एयरक्राफ्ट्स है, जो कभी कभी कोई मंत्री लोग या कभी कभी फिल्म शूटिंग के लिए, कभी कभी कोई इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए इनसे एयरक्राफ्ट लेते हैं, और लेके क्या करते हैं, यूज करते हैं, फिर इनको पैसा दे देते हैं, एयरक्राफ्ट भी रिटर्न दे देते हैं। तो ये क्या पैसा कमाया कि नहीं, कमर्शियल हुआ कि नहीं, लेकिन ये क्या है, कब कब जरूरत पड़ेगा, कब देगा, इसका कोई गारंटी नहीं है, इसलिए इसको कहां पे रखा गया है, नॉन शेड्यूल्ड ऑपरेटर में रखा गया है, क्लियर है। हाँ, तो कभी कभी नॉन शेड्यूल्ड ऑपरेटर में क्या आएगा, कमर्शियली स्पेशलाइज्ड ऑपरेटर का नाम आएगा, तो तुम क्वेश्चन में गलत कर दोगे, अरे यार यहाँ पे कमर्शियल नाम यूज हुआ है, तो इसका एयरक्राफ्ट जो है कौन मेंटेनेंस करेगा, 145 वाला मेंटेनेंस करेगा, नहीं, गलत, वो सब किस में आता है, नॉन शेड्यूल्ड ऑपरेटर में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्लैरिटी दे देता हूं, अगर कोई नॉन शेड्यूल्ड ऑपरेटर भी कोई अगर लार्ज एयरक्राफ्ट या कॉम्प्लेक्स मोटर पावर्ड एयरक्राफ्ट यूज करता है, तो उसका मेंटेनेंस कौन करेगा, आ गया भाई, फिर से एडमिट करना पड़ेगा उसको, कर दिया, ओके। तो मुझे एक बात बताओ, कोई लार्ज एयरक्राफ्ट या कॉम्प्लेक्स मोटर पावर्ड एयरक्राफ्ट नॉन शेड्यूल्ड ऑपरेटर यूज करता है, तो उसका मेंटेनेंस कौन सा मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन करेगा,
147 या सब पार्ट है. सॉरी 147 इज नॉट ए मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन और 147 का नाम ही नहीं आया मैंने लाया 145. सीआरएम सब पार्ट है. सीआरएम सब पार्ट है. नहीं गलत है गलत है. देखो नॉन शेड्यूल ग्रुप से वही करेगा. नहीं, क्यों नहीं करेगा? क्योंकि डीजीसीए के हिसाब से जितना भी लार्ज एयरक्राफ्ट है या कॉम्प्लेक्स मोटर पावर्ड एयरक्राफ्ट है, वो कोई भी ऑपरेटर यूज करे, उसका मेंटेनेंस कौन करेगा? अगर नॉन शेड्यूल ऑपरेटर यूज हो, वो उसका मेंटेनेंस अप्रूव मेंटेनेंस हाँ 145 ही करेगा. तो तुमने इन दोनों ऑपरेटर में एक कॉमन चीज देखा. क्या चीज देखा? कि लार्ज एयरक्राफ्ट को या कॉम्प्लेक्स मोटर पावर्ड एयरक्राफ्ट को कोई भी यूज करे, उसका मेंटेनेंस कौन कर रहा है? CR145 अप्रूव मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन. ओके, CR145 अप्रूव्ड मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है. हाँ कि नहीं? इसका मतलब यही हुआ कि अभी मान लो तुम में से कोई है, किसी के पास 200-300 करोड़ है, कोई एयरबेस खरीद के लेके आया, वो बोल रहा है मैं कॉलेज जाऊंगा और जब घर के जो छुट्टी होगा 6 महीने के बाद तब आऊंगा, तो तुम तो नॉन शेड्यूल ऑपरेटर में आ जाओगे, ओनर बन जाओगे ना उसका, तो तुम्हें जब जरूरत है तब यूज करोगे, तो उसका मेंटेनेंस भी कौन करेगा? बोलो, क्योंकि तुम्हारे पास लार्ज एयरक्राफ्ट आ गया ना, तो कौन करेगा? फिर वही CR145 हाँ, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये सबसे स्टार्टिंग है. तो इसमें अगर तुम गलत थिंकिंग हो गया तो पूरे आगे की पूरा गलत हो जाए. ठीक है, लेकिन शेड्यूल ऑपरेटर में वो स्मॉल यूज करे या लार्ज यूज करे, शेड्यूल ऑपरेटर का एयरक्राफ्ट हमेशा 145 करेगा. ये क्लियर है ना? अभी नॉन शेड्यूल में अगर उसने लार्ज एयरक्राफ्ट यूज किया तो उसका 145 करेगा. लेकिन अगर नॉन शेड्यूल में अगर स्मॉल एयरक्राफ्ट यूज कर रहा है, तो उन स्मॉल एयरक्राफ्ट का मेंटेनेंस कौन करेगा? अगर नॉन शेड्यूल ऑपरेटर इन स्मॉल एयरक्राफ्ट को यूज किया तो उसका मेंटेनेंस करेगा CRM सब पार्ट F अप्रूव्ड एम. क्लियर है? यस सर. इसका मतलब यही हुआ कि जो स्मॉल एयरक्राफ्ट है, स्मॉल एयरक्राफ्ट को अगर कोई ओनर या प्राइवेट ऑपरेटर या कमर्शियली स्पेशलाइज्ड ऑपरेशंस के लिए नॉन शेड्यूल ऑपरेटर्स यूज करते हैं, तो उस केस में हम एक ऑप्शन रखे हैं, CRM सब पार्ट F मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन का अप्रूवल लेके इनका मेंटेनेंस किया जा सकता है. जैसे फ्लाइंग क्लब्स, फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस, है ना, किस में आएंगे? नॉन शेड्यूल में आएंगे. ओके, उनका कोई शेड्यूल नहीं होता है, और ट्रांसपोर्टेशन तो बिल्कुल नहीं होता है, ह्यूज अमाउंट में ये यूज भी नहीं होता है एयरक्राफ्ट, तो उस केस में ये यूज करेंगे. अभी तुम्हारी मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए, मेरी मन पे आ रहा है कि सर जो स्मॉल एयरक्राफ्ट है, अगर उसको शेड्यूल ऑपरेटर यूज किया तो उसको CR145 क्यों मेंटेनेंस करेगी? हम तो उससे CRM सब पार्ट एफ से भी करवा सकते थे. कोई बताएगा क्यों 145 को ही दिया गया है? कोई तो बताओ. शेड्यूल्ड तो उससे यूज होते रहता है, वो फ्लाइंग कंडीशन में रहता है, उड़ते रहता है, इस वजह से. हाँ, ऑपरेटर के बारे में सोचो, ऑपरेटर के बारे में किसका ऑपरेटर की बात हो रहा है? भले ही स्मॉल एयरक्राफ्ट की बात हो रहा है, लेकिन वो रिलेट कर रहा है, शेड्यूल यूज हो रहा है शेड्यूल ऑपरेटर के द्वारा. और शेड्यूल ऑपरेटर जो है ना, एयरक्राफ्ट की वाट लगा देते हैं यूज कर करके. इंडिगो देखो, यहाँ से हैदराबाद, भुवनेश्वर से हैदराबाद, हैदराबाद से दिल्ली, दिल्ली से अहमदाबाद घुमाते रहते हैं ट्रांजिट स्टेशन से. इतना घिसेड़ हो गए तो उसको मेंटेनेंस भी ज्यादा चाहिए और एक परफेक्ट हाई स्टैंडर्ड मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, और वो कौन है? 145 है ना? थोड़ा बोर्ड को क्लियर कर देते हैं. किसी को कुछ डाउट है? नो सर. हाँ, किसी को अगर कुछ डाउट है तो अभी पूछ सकते हो. तो यहाँ पे छोटा सा मैं बता देता हूँ कि लार्ज एयरक्राफ्ट हुआ तो उस केस में
शेड्यूल ऑपरेटर हो या नॉन शेड्यूल ऑपरेटर हो, उसका मेंटेनेंस कौन करेगा? 145 AMO। क्लियर है? लार्ज या इसको कॉम्प्लेक्स मोटर पावर्ड एयरक्राफ्ट भी बोल सकते हो। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है? अगर स्मॉल एयरक्राफ्ट हुआ, ठीक है, उसको अगर शेड्यूल ऑपरेटर यूज किया तो उसका मेंटेनेंस कौन करेगा? CR 145 MO। 145 AMO। अगर स्मॉल एयरक्राफ्ट हुआ, अगर उसको नॉन शेड्यूल्ड ऑपरेटर यूज कर रहा है तो उसका मेंटेनेंस कौन करेगा? CRM सब पार्ट F। CRM सब पार्ट F AMO। ओके। और अगर मैं पूछूं लार्ज एयरक्राफ्ट हुआ, अगर उसको नॉन शेड्यूल ऑपरेटर यूज कर रहा है तो उसका मेंटेनेंस कौन करेगा? 145 AMO। इतना क्लियर है? ठीक है। यस सर। सर CRM क्यों नहीं कर सकते लार्ज एयरक्राफ्ट का नॉन शेड्यूल्ड में? देखो, बढ़िया सा क्वेश्चन है। सीआरएम नहीं, सीआरएम सब पार्ट एफ एएमओ। सीआरएम में बहुत कुछ है, केमो भी है ऑर्गेनाइजेशन, और सीआरएम सब पार्ट एफ भी है, और भी बहुत है, पायलट ओनर मेंटेनेंस भी है, बहुत कुछ है उसमें। तो सीआरएम सब पार्ट एफ एएमओ क्यों नहीं कर सकता, ऐसे पूछ रहे हो, है ना? यस सर। तो सीआरएम सब पार्ट एफ एएमओ जो है ना, उसमें कुछ रिक्वायरमेंट्स को, कौन सी रिक्वायरमेंट्स को? एक मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन बनने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट में से कुछ रिक्वायरमेंट्स को क्या किया गया है? कॉम्प्रोमाइज किया गया है, मतलब ढीला छोड़ा गया है। और किसके लिए? उन ओनर या ऑपरेटर के लिए। जैसे तुम्हारे पास एक एयरक्राफ्ट है, एक छोटा सा सेसना 152 है, तुम उतना ज्यादा यूज नहीं कर रहे हो, तुम अगर सोचो एक बहुत बड़ी 145 मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन के अप्रूवल लोगे, तो जितना खर्चा एक जहाज में खर्चा नहीं हुआ था, उतना एक मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन में खर्चा हो जाएगा। तो ये इकोनॉमिक रहेगा? रहेगा क्या? नहीं सर, लेकिन मेरा लार्ज एयरक्राफ्ट का क्वेश्चन था। इस लार्ज एयरक्राफ्ट उड़ेगा नहीं ना ज्यादा नॉन शेड्यूल्ड में, तो उसे वो भी नहीं, वो भी मैं आता हूँ, सकेगा ना? वो भी मैं आता हूँ, तुम पूछ रहे हो सीआरएम सब पार्ट एफ लार्ज एयरक्राफ्ट का क्यों मेंटेनेंस नहीं करेगा? जब सीआरएम सब पार्ट एफ में बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स को कॉम्प्रोमाइज किया गया है। फॉर एग्जांपल, एक रिक्वायरमेंट रहता है फैसिलिटी मेंटेन करने का, एक रिक्वायरमेंट रहता है सर्टिफाइंग स्टाफ, सपोर्ट स्टाफ, ये सारी चीजें, टूल्स, इक्विपमेंट, ये सारी चीजें मेंटेन करने का, लेकिन तुमने मेंटेन ही नहीं किया होगा। किस केस में? सीआरएम सब पार्ट एफ की केस में उतना चीजें मेंटेन ही नहीं किए होंगे, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज्ड रिक्वायरमेंट्स है, उतना रिक्वायरमेंट्स रखा ही नहीं गया है। तो वो लार्ज एयरक्राफ्ट का मेंटेनेंस कैसे करेगा? नहीं कर पाएगा ना। उसको बनाया गया है, उस मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन जो है ना सीआरएम सब पार्ट एफ का, उसका रिक्वायरमेंट बनाया गया है कि एयरक्राफ्ट को देख के, स्मॉल एयरक्राफ्ट को देख के उसके लिए रिक्वायरमेंट्स बनाया गया है। अगर तुम बोलोगे उसको लार्ज एयरक्राफ्ट को मेंटेनेंस करने के लिए दे दो, तो वो कर नहीं पाएगा। अगर करने के लिए दिया भी जाए तो कुछ मिसअप हो जाएगा, हाँ कि नहीं? यस सर। हाँ, कुछ और पूछना है? का एक बार फिर से बता दीजिए। ठीक है, मैं फिर से इस जगह में आता हूं। सीधी सी बात है कि तुम्हारे पास क्या है? एयरक्राफ्ट है, उसका क्या करना है? मेंटेनेंस करना है। और एयरक्राफ्ट कोई ना कोई ऑपरेटर के पास रहा होगा, हाँ कि नहीं? तो ये मेंटेनेंस जो करेगा, कोई ना कोई मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन करेगा। इतना क्लियर है, हाँ कि नहीं? तो हम आते हैं शेड्यूल ऑपरेटर के पास। वो शेड्यूल ऑपरेटर के पास किसी भी टाइप का एयरक्राफ्ट हो, लार्ज एयरक्राफ्ट हो या स्मॉल एयरक्राफ्ट हो, या कॉम्प्लेक्स मोटर पावर्ड एयरक्राफ्ट हो या नॉन कॉम्प्लेक्स मोटर पावर्ड एयरक्राफ्ट हो, तो उनका मेंटेनेंस भाई कौन करेगा? CAR 145 अप्रूव्ड एएमओ। क्लियर है? यस सर।
अभी दूसरी बात, Yes, sir. तुम्हारे पास कोई नॉन शेड्यूल्ड ऑपरेटर है, उसके पास अगर लार्ज एयरक्राफ्ट है या कॉम्प्लेक्स मोटर पावर्ड एयरक्राफ्ट है, तो उसका मेंटेनेंस भी कौन करेगा? CR-145 AMO। क्लियर है? और तीसरी Yes, बात, sir. कोई नॉन शेड्यूल्ड ऑपरेटर है, उसके पास अगर स्मॉल एयरक्राफ्ट है, ठीक है, क्या है, स्मॉल एयरक्राफ्ट है, तो उसका मेंटेनेंस कौन करेगा? CAR-M सब पार्ट F अप्रूव्ड AMO। ठीक है, तो तुम्हें अप्रूवल लेना है, तो तुम्हें देखना है वो ऑपरेटर कौन सा है और वो एयरक्राफ्ट कौन सा है, उसका कॉम्बिनेशन को देख के तुम्हें किसकी जरूरत पड़ेगी, मैं कौन सा सीआर के हिसाब से अप्रूवल लूंगा वो डिसाइड करोगे। और ये क्वेश्चन में आता है, सॉरी डीजीसीए के क्वेश्चन में आया भी है कई बार, हाँ कि नहीं, है ना? Yes, sir. तो तुम्हें कभी भी कोई भी पूछेगा कि कौन सा ऑपरेटर के पास कौन सा टाइप का एयरक्राफ्ट है, तो कौन सा टाइप का मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन की अप्रूवल लेने की जरूरत है, तुम बता पाओगे? Yes, sir. Yes, sir. बता पाओगे? इसमें कभी भी कोई डाउट है? अगर मैं कुछ गलती से, मान लो तुम सो रहे हो, मैं पूछ लिया कोई स्मॉल एयरक्राफ्ट है, शेड्यूल ऑपरेटर यूज कर रहा है, तो आप मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन का कौन सा अप्रूवल लूंगा? 145 का। मान लो तुम में से कोई रवि सभी कोई है जिसके पास एक एयरक्राफ्ट है, एयरबस 320 है, उसका मेंटेनेंस कौन करेगा? 145 ओके। अगर मैं ऐसे बोल देता कोई सेस्ना 172 है, किसके पास है, तुम में से किसी के पास है, तो उसका मेंटेनेंस कौन करेगा? ओके, तो इसमें तुम्हें कोई डाउट नहीं है, क्लियर हो गया। ओके, तो अभी आते, को किसमें रखते हैं? हाँ हाँ बोलो, एरियल वर्क के जो होते हैं, एरियल वर्क के जो एयरक्राफ्ट होते हैं उसको कौन सा वर्क होते हैं भाई? एरियल वर्क, जैसे जो फ्लावर ड्रॉपिंग या ऐसे एग्रीकल्चर वर्क में सब आते हैं। एरियल हाँ वर्क हाँ हाँ पता है, एरियल वर्क एयरक्राफ्ट वो होता है जो एग्रीकल्चर या इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए, मेडिसिन स्प्रेइंग के लिए, ऐसे बहुत सारा पर्पज के लिए यूज किया जाता है, उसको हम एरियल वर्क एयरक्राफ्ट बोलते हैं। लेकिन पता तो करो वो एयरक्राफ्ट कौन सा है, किसके पास है, तो वो लार्ज है। एरियल में भी सर, एरियल में भी शेड्यूल नॉन शेड्यूल होता होगा या वो नहीं, एरियल वर्क एयरक्राफ्ट नॉन शेड्यूल में ही आएगा। ओके, शेड्यूल में नहीं आएगा। देखो, शेड्यूल में वो आएगा जो एयर ट्रांसपोर्ट वाले हैं, जो ट्रांसपोर्ट करते हैं थ्रू एयर, क्या करते हैं, पैसेंजर या कार्गो को वन प्लेस से दूसरा प्लेस तक क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, उनको हम शेड्यूल ऑपरेटर बना के रखा हुआ है, शेड्यूल एयर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर बोलते हैं उनको। शेड्यूल ऑपरेटर बोलते हो ना, उसका दूसरा नाम शेड्यूल एयर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर है, या तो कमर्शियल एयर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर है, और किसी को हम शेड्यूल में नहीं रखा है। डीजीसीए वो एयर ट्रांसपोर्ट ऑपरेशन वालों के लिए ही क्या रखा है, शेड्यूल रखा है। तुम जैसे अभी चाहते हो कि यहाँ से मुंबई चले जाए, यहाँ से मतलब मैं तो भुवनेश्वर से हूँ, यहाँ से तुम चले जाओ मुंबई, तो तुम्हें 4 महीना पहले ही शेड्यूल कैसे मिल जाते हैं, क्योंकि उनके लिए डीजीसीए ने अप्रूव रखा है। लेकिन तुम चाहते हो कि तुम क्या करे, कि तुम एक इलेक्शन लड़ेगा और उस इलेक्शन में तुम्हारे को जो जात चाहिए पहले से शेड्यूल कर दे, वो मुमकिन नहीं है। वो तुम्हें पहले जाके बात करना पड़ेगा, वो एयरक्राफ्ट खाली है क्या, एयरक्राफ्ट तुम्हारे को पसंद आ रहा है क्या, वो तो वो सब नॉन शेड्यूल हो गया, तुम्हें चाहिए क्या, नहीं चाहिए क्या, वो सब अलग हो गया, नॉन शेड्यूल में आ गया। क्लियर है? तो अभी कोई कुछ पूछ रहा था कि एरियल वार का एयरक्राफ्ट किस में आएगा। देखो, एरियल वार का एयरक्राफ्ट कभी कभी हमें मेडिसिन स्प्रे करने की जरूरत पड़ता है, कभी कभी इंडस्ट्रियल पर्पज में जरूरी पड़ता है, तो वो नॉन शेड्यूल में आएगा। लेकिन डिपेंड करता है वो एरियल वार का एयरक्राफ्ट वो जो यूज कर रहा है वो लार्ज वाला है या स्मॉल वाला है। अगर लार्ज एयरक्राफ्ट होगा तो कौन मेंटेनेंस करेगा, 145 अगर स्मॉल होगा तो क्लियर है। लार्ज आया तो कभी भी आंख बंद करके क्या मारोगे, 145। अगर स्मॉल आया तो सीआरएम सब पार्ट है। तो आज ठीक है, तो हम अभी आज बात कर रहे हैं CR-145 एएमओ के बारे में। तो
एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन बनने के लिए इस सीआर को हमें पढ़ना पड़ेगा, तभी तो हम मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन बना पाएंगे, हाँ कि नहीं। तो हमारी ये टॉपिक फुली सीआर 145 में होगा और तुम्हें पता चल गया सीआर 145 कौन सा एयरक्राफ्ट का मेंटेनेंस करती है, पता चल गया कि नहीं। यस सर। हाँ यस सर। हाँ पता चल गया। तो हम सीआरएम सब पार्ट ऐप को थोड़ा साइड में रखेंगे क्योंकि दोनों एक साथ में नहीं पढ़ पाएंगे, हाँ कि नहीं। या तो जलेबी खाओ या रसगुल्ला खाओ, दोनों एक बार खा रहे हो मतलब वो अलग ही टाइप का मजा। हाँ ठीक है, वो नहीं कर रहा हूं मैं। तो यहाँ पे अरे यार 30 मिनट के बाद भी कोई ज्वाइन कर रहा है क्या। चलो, तो हम किसके बारे में आज हमारा पूरा टॉपिक होने वाला है, बोलो। तो मैं आज तुमको एक टॉप मतलब बात बताने वाला हूँ जो जनरली पढ़ाते टाइम टीचर लोग नहीं बताते। मैं खुद फील किया हूँ, मैंने कभी कभी जब 2012 में दे रहा था ये पेपर, तो तब मेरे को बड़ा बोरिंग सा लग रहा था कुछ, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था। देखो, कभी कोई चीज होता है ना, तो उसमें एक चीज चाहिए, उसका नाम है फीलिंग्स। ठीक है, तुम्हें किसी को पटाना हो, किसी से कुछ फ्रेंड बनाना हो, या तुम दुकान में गए हो, लोग बोलते हैं ना तुम्हारे कम्युनिकेशन स्किल उस टाइप का होना चाहिए, उतना अट्रैक्टिव होना चाहिए। तो क्यों होता है वो अट्रैक्टिव, क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसमें क्या आता है, फीलिंग्स आता है। तो तुम्हें क्या करना चाहिए, फीलिंग्स आना चाहिए। क्या फीलिंग्स आना चाहिए कि या तो मैं एक शेड्यूल ऑपरेटर हूं या तो मैं एक नॉन शेड्यूल ऑपरेटर हूं, और मेरे पास क्या है, क्या है, एयरक्राफ्ट है। क्या है, ऑब्वियसली तुम्हें मैंने अभी ऑपरेटर या ओनर बना दे रहा हूं, तो तुम्हारे पास ऑब्वियसली क्या आएगा, एयरक्राफ्ट है, आगे नहीं, पैसे थोड़ी ना लग रहा है भाई, मान लो। ठीक है, तो तुम्हें ये फीलिंग होना चाहिए कि तुम खुद एक ऑपरेटर या ओनर हो, तुम्हारे पास एयरक्राफ्ट है, उसका क्या चाहिए, मेंटेनेंस चाहिए। तो और वो हम अगर 145 पढ़ रहे हैं तो वो एयरक्राफ्ट कौन सा होगा, लार्ज एयरक्राफ्ट, यस, कमर्शियल ट्रांसपोर्ट, लार्ज एयरक्राफ्ट होगा या कॉम्प्लेक्स मोटर पावर्ड एयरक्राफ्ट होगा, हाँ कि नहीं, क्योंकि हमारे टॉपिक 145 है ना भाई। देखो मैं सीधा नहीं पढ़ाता हूँ, घुमा फिरा के पूछ पूछ के पढ़ाता हूँ। तो ये जो हम सीआर 145 पढ़ेंगे, तभी पूरा थ्रू आउट द सीआर 145 तुम्हें क्या सोचना चाहिए कि मेरे पास एक जहाज है और मैं उस जहाज लार्ज एयरक्राफ्ट में या कॉम्प्लेक्स मोटर पावर एयरक्राफ्ट में आता है, और मैं उसके लिए किसका अप्रूवल लेने वाला हूँ, एएमओ का अप्रूवल लेने वाला हूँ। तो उसके लिए मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, सीआर 145 को पढ़ना पड़ेगा। पढ़ के समझोगे तभी पता चलेगा ना। तो तुम्हें ये फीलिंग हमेशा होना चाहिए, अरे यार मेरा मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन को ओपन करना है, अप्रूवल लेनी है, और मैं क्या करूंगा, सीआर 145 को पढ़ूंगा। ये फीलिंग रख के पढ़नी है, देखो तुम्हें हमेशा समझ में आएगा। तो ये जो सीआर 145 है, इसके बारे में थोड़ा बहुत बता देना चाहता हूँ। ये एक्चुअली इंडिया का नहीं है। किसका नहीं है, ये रिक्वायरमेंट इंडिया का नहीं है, ये आया है यूरोपियन कंट्री से, ये ऐसा करके है। ठीक है, कहाँ का, यूरोपियन यूनियन का, यूरोपियन, हाँ, यूरोपियन एक एजेंसी है, एयर सेफ्टी एजेंसी। वो वहां से क्या आया है, वो लोग जो भी हमारे जैसे रूल के बाद जो रिक्वायरमेंट सीआर की फॉर्म में इशू करते हैं, वो लोग किस फॉर्म में इशू करते हैं, ऐसा पार्ट, क्या बोलते हैं, 145, मतलब जो भी मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन का अप्रूवल लेगा, लार्ज एयरक्राफ्ट या लार्ज एयरक्राफ्ट या कॉम्प्लेक्स मोटर पावर्ड एयरक्राफ्ट का मेंटेनेंस के लिए, वो किसके थ्रू लेगा, यूरोप में इसके थ्रू लेगा। हाँ, तो जब इकाओ ने देखा, जब बड़े बड़े आईआईटीए से बड़े बड़े जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस मानने लगे कि ऐसा का जो मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन को अप्रूवल देने का एक जो यूनिक तरीका है, वो वर्ल्ड में सबसे बेस्ट है, तो इंडिया वालों ने उसको क्या कर दिया, क्या कर दिया, कॉपी कर दिया। और जो हम रूल 60 पढ़ते हैं मेंटेनेंस स्टैंडर्ड्स में, उस रूल 60 का क्या बना दिया, रिक्वायरमेंट बना दिया, और उसका नाम क्या दे दिया, सीआर 145।
ओके, ठीक है। तो तुम्हें इंडिया में अप्रूवल लेना है तो तुम्हें किसे फुलफिल करना है, CR 145, है ना। यस सर। तुम्हें अगर अप्रूवल लेनी है, क्या क्या टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करोगे, तो वो लिखा है सेक्शन ए ऑफ CR 145। मतलब ये किसके लिए, जो अप्रूवल ले रहा है, अप्रूवल who taking the approval, okay, who taking the approval, okay, उसके लिए ये सेक्शन ए। मतलब तुम किसको पढ़ोगे, सेक्शन ए की टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स को पढ़ोगे। लेकिन डीजीसीए तुम्हें अप्रूवल दे रही है ना, डीजीसीए तुम्हें अप्रूवल दे रही है कि नहीं। तो डीजीसीए क्या तुम्हें हर बात में तुम कोई डॉक्यूमेंट बना के दे जाओगे सेक्शन ए की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करके, और डीजीसीए तुमको हाँ हाँ बोल दे, हाँ बेटा सब अच्छा है बढ़िया चल रहा है, ऐसे थोड़ी ना बोल देगी, नहीं बोलेगी ना। तो डीजीसीए के लिए भी प्रोसीजर है। देखो यासा वालों ने कितना डेवलप्ड चीजें बनाया, कि जो ले रहा है उसके लिए भी रिक्वायरमेंट बनाया, और जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो बैठे बैठे नहीं, वो काम करेगा खड़े होके, ठीक है, प्रोसीजर को फॉलो करके। तो तुम्हें अप्रूवल देने का जो प्रोसीजर है वो कहां पे लिखा है, सेक्शन बी में लिखा है। लेकिन वो सेक्शन बी को अभी थोड़ा हटा दिया गया है, वो चला गया एयरवर्दनेस प्रोसीजर मैनुअल चैप्टर नंबर 3। ये डीजीसीए की वेबसाइट में है, चाहिए तो मैं बाद में दिखा दूंगा, ओके। तो एयरवर्दनेस प्रोसीजर मैनुअल चैप्टर 3 या सेक्शन बी भी बोल सकते हो इसको, ये कहां पे है, इसमें क्या है, इसमें क्या है, हु gives the अप्रूवल। तो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन ही बता दिया, कौन अप्रूवल दे रहा है, डीजीसीए। तो मैं तुम्हें पूछूंगा CR 145 का तुम्हें अप्रूवल जो देगा डीजीसीए, वो डीजीसीए कौन सा प्रोसीजर को फॉलो करके देगा, तो तुम्हारे आंसर क्या होना चाहिए, चैप्टर 3, एपीएम चैप्टर 3 या सेक्शन बी की प्रोसीजर को फॉलो करके तुम्हें अप्रूवल देगा। लेकिन तुम्हें अगर मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन का अप्रूवल लेनी है तो तुम्हें कौन सी चीजों को फॉलो करना पड़ेगा, सेक्शन ए। तो हम जो CR 145 पढ़ते हैं वो कौन सा सेक्शन है, जो मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन, सर सेक्शन ए। हाँ, जो मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन का अप्रूवल लेते हैं या जो मेंटेनेंस इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, तो वो किस सेक्शन को फुलफिल करते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं, वो सेक्शन ए को पढ़ते हैं। तो हम अभी अगर मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन का अप्रूवल लेना है तो हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, CR 145 का सेक्शन ए को, ठीक है। तो मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन का अप्रूवल कैसे लेना है वो सेक्शन ए में, और डीजीसीए तुम्हें कैसे अप्रूवल देगी, डीजीसीए के लिए प्रोसीजर कहां पे लिखा है, सेक्शन बी में। तो हम सेक्शन बी को पढ़ेंगे नहीं और उसको देखेंगे भी नहीं, सिर्फ हमें याद रहना चाहिए कि वो सेक्शन बी एपीएम चैप्टर 3 में, क्योंकि अभी डीजीसीए में डाल दिया तो ठीक है, इसलिए याद रखना है बस, उसको पढ़ना नहीं है। और तुम्हारी ये CR 145 किताब में दिया भी नहीं है, वो उसका वेबसाइट में है डीजीसीए के लिए, ओके। तो तुम पढ़ रहे हो कौन सा, सेक्शन ए, क्लियर है। यस सर, क्लियर। तो फिर से थोड़ा रिवाइज करते हैं। तो मेंटेनेंस के लिए रूल नंबर कितना लागू हो रहा था, 60 लागू हो रहा था, ठीक है। तो तुम्हारे रूल से रिक्वायरमेंट चाहिए तभी उस चीजों को तुम इंप्लीमेंट कर पाओगे। तो वो रिक्वायरमेंट कौन सा है, CR 145 है, ठीक है, 145 है। ये जो CR 145 में तुम कोई भी रिक्वायरमेंट पढ़ोगे, जैसे तुमको बोला कि इतना 2 3 4 5 इतना चीजें क्या कर, फैसिलिटी मेंटेन कर, तो ये क्या है, रिक्वायरमेंट है, क्या है, रिक्वायरमेंट है। तुमने इस रिक्वायरमेंट को पढ़ा CR 145 में, लेकिन डीजी तुम्हें कुछ ज्यादा समझ में नहीं आया, या समझ में नहीं आया, ये सॉरी समझ में आया तो भी उसको जब तुम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करने के लिए गया तो तुमको उसमें डाउट्स आया, तो वो डाउट्स डीजीसीए ने कहा क्लियर किया है, उसकी एएमसी सेक्शन में, उसे बोलते हैं एक्सेप्टेबल मीन्स ऑफ कंप्लायंस। कुछ नहीं है, ये भी रिक्वायरमेंट ही है, ठीक है, ये भी जो है ना
रिक्वायरमेंट ही है, लेकिन उसको सेपरेट रखा है। और एएमसी की रिक्वायरमेंट में तुम्हें कुछ डाउट आया प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करते टाइम, उसका डिटेल कहां पे रखा है, कहां पे रखा है, गाइडेंस मटेरियल में रखा है। अगर तुम्हें गाइडेंस मटेरियल में कुछ डाउट आया तो उसका फॉर्मेट अपेंडिक्स में मिलेगा पूरा डिटेल्ड में। सर एक बार रिपीट करोगे ये वाला सेक्शन? ठीक है, जरूर जरूर, कोई आया इसलिए उसको एडमिट कर रहा था। तो यहाँ पे देखो, तुम्हें कोई भी काम करने के लिए डीजीसी तुमको पहले क्या दे रही है, रूल दे रही है। उस रूल से तो काम बनेगा नहीं, रूल इज ऑलवेज रूल। तुम्हें क्या मांगा, तुमने क्या मांगा, डीजीसी ने तुमको क्या दिया, रिक्वायरमेंट। वो क्या दिया, किस फॉर्म में, सीआर की फॉर्म में, सीआर 145, वो रिक्वायरमेंट दे दिया। ठीक है, लेकिन फॉर एग्जांपल तुमको बोला डीजीसी ने, क्या बोला कि तुम्हें सर्टिफाइंग स्टाफ रखनी है, किसके लिए, मेंटेनेंस करके सीआरएस देने के लिए। पता है ना, जब एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस हो जाती है उसके लिए सीआरएस देना पड़ता है रिलीज करने के लिए। तो यहाँ पे कितना सर्टिफाई रखूं, सर्टिफाइंग स्टाफ रखूं, मेरे पास किस टाइप का मेंटेनेंस हो रहा होगा तो किस टाइप का सर्टिफाइंग स्टाफ रखूं, वो सारा डिटेल कहां पे रहेगा, वो मिलेगा तुम्हें एएमसी सेक्शन में। क्योंकि रिक्वायरमेंट में सिर्फ कुछ चीजें लिख देता है लाइन, और उसको पूरा डिटेल्ड व्यू में कहां समझाता है, एएमसी में। ओके, और उसमें भी तुम्हें समझ में नहीं आया तो उसको जब प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने के लिए जा रहे होगे, उसको पूरा कहां पे समझाएगा तुम्हें, गाइडेंस मटेरियल में। इसलिए बच्चे क्या है, टेंशन हो जाते हैं, क्या एएमसी दिया है, क्या रिक्वायरमेंट दिया है, क्या गाइडेंस मटेरियल दिया है, मैं तो पागल हो जा रहा हूं भाई। ऐसे होता है ना जनरली पढ़ते टाइम, तो ऐसे घबराने का नहीं, ठीक है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का। वो ये भी रिक्वायरमेंट है, ये भी रिक्वायरमेंट है, ये भी रिक्वायरमेंट है। जैसे एक एग्जांपल बता दूं, तुम जब एग्जाम देते हो 10th क्लास में या +2 में, तुम्हें कोई एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा है, तो तुम अगर लिखते हुए जाओगे 10 पन्ना लिख दोगे, वैसे लिखना अच्छा है, इसके लिए 10 मार्क है मान लो। वैसे लिखना अच्छा है कि तुम उसको पॉइंट वाइज करके लिखोगे तो अच्छा है, पॉइंट वाइज। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में तुम्हें रिक्वायरमेंट की फॉर्म में वो समझा रहा है, मतलब डीजीसीए, उसके बाद तुम्हें बोल रहा है एएमसी की फॉर्म में समझा रहा है, फिर गाइडेंस मटेरियल की फॉर्म। नाम ही फैशन है, यूरोपियन का ये स्टैंडर्ड है, यूरोपियन लोग इस तरीके से फॉलो करते हैं, कोई बात को एक बार में नहीं बताएंगे, उनको थोड़ा घुमा फिरा के बताएंगे। और तुमको एग्जांपल चाहिए तो मैं थोड़ा हमारी थोड़ा इंडियन लैंग्वेज में आंसर दे दूं, कि तुम्हें आके कोई शायरी मार दिया, कोई तुम्हें, कोई होता है ना, तुम्हारे कुछ पास बास हो गए तो तुम्हारे को साइड से कुछ शायरी टाइप का ऐसे कुछ मार देता है, ढेगो बोलते हैं हम हमारे उड़िया में, तो तुम्हें सडनली वो चीज समझ में नहीं आता है, हाँ कि नहीं, तुम्हारी तारीफ किया कि तुम्हारी मतलब एगेनेस्ट में बोला कुछ, थोड़ी देर बाद उसके ऊपर तुम एनालाइज करते हो तो वो चीज तुम्हें समझ में आता है। या तभी भी समझ में नहीं आया तो वो जो जानता है उस बुड्ढे के पास जाओगे, कोई एज्ड पर्सन के पास, तब तुम्हें समझ में आता है। तो मान लो ये गाइडेंस मटेरियल है, और ये क्या है, एएमसी है, और ये क्या है, रिक्वायरमेंट है। कहने के लिए तो तीनों रिक्वायरमेंट है, समझ में आया। तो तुम्हारी जो डीजीसी है ना, डीजीसी है तुम लोगों को रिक्वायरमेंट ही दिया है, क्या दिया है, रिक्वायरमेंट ही दिया है, और वो उस रिक्वायरमेंट को 2-3 टाइप में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, एएमसी, गाइडेंस मटेरियल और अपेंडिक्स में। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है, समझ में आया? ये सर समझ पाया। हाँ, तो तुम्हें कभी भी पढ़ना है तो कुछ भी काम, देखो तुम अभी क्या बनाने जा रहे हो, क्या बनाने जा रहे हो, मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन बनाने जा रहे हो, तो तुम किसको फॉलो करोगे, CR 145 को। तो CR 145 की रिक्वायरमेंट सेक्शन में क्या फॉलो करोगे, बोला इतना इतना लोग रखना है, तो तुम्हें समझ में आ गया, चलो ये लोगों की रिक्वायरमेंट है ऑर्गेनाइजेशन में, इसे हमें रिक्रूट करना पड़ेगा। लेकिन एग्जैक्टली कितना करनी है, किस टाइप का लोग करने हैं, उनका क्या क्वालिफिकेशन है, वो कहाँ पे आएगा, जब हम उसका एएमसी पढ़ेंगे। तो उनको एक्चुअली उनका डीजीसीए को किस फॉर्मेट में इन्फॉर्म करनी है उनके बारे में, उनको ज्वाइनिंग कैसे करवाना है, बहुत सारी चीजें कहाँ आएगा, गाइडेंस मटेरियल में आएगा। ठीक है, तो कहने के लिए तो ये अलग अलग है, लेकिन तीनों का तीनों क्या है, रिक्वायरमेंट ही बोला जाएगा। ओके, तो सीआर की जो रिक्वायरमेंट है 145 की, ऐसे 3 पार्ट में डिवाइडेड है।
कितने पार्ट में डिवाइडेड है? 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है और सबका सब क्या है? रिक्वायरमेंट ही है। ओके yes sir. समझ में आया? तो आज मैं इतना CR145 में मैं इतना चीजें पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। पूरा का पूरा 145 तो नहीं पढ़ा दूंगा ना भाई एक क्लास में, उसके लिए मुझे 15 to 20 क्लास चाहिए, उसे मुझे प्लान करना पड़ेगा। तो सबसे जब जनरल सेक्शन पढ़ोगे 14, देखो ये जो 145 है हर जगह तुमको ऐसे लिखते हुए मिलेगा 145 सेक्शन है, क्योंकि हम सेक्शन ए पढ़ रहे हैं, है ना? सेक्शन है और उसके बाद पॉइंट मिलेगा 5, 10, 15, 20। यहाँ पे एक चीज नोटिस कर रहे हो, 5 ऐड हो रहा है, 25, 30, 35 ऐसे कहां तक मिलने लगेगा? टोटल 95 तक। इसको याद रखना है, अगर नहीं भी रख पाते हो तो पढ़ते पढ़ते याद रह जाएगा। अप टू टोटल 95 है, मतलब 5 से लेके 95 के अंदर 5-5 गैप छोड़ के उतना टाइप का रिक्वायरमेंट है CR145 में, वो तुम्हें याद कर लेना है। थोड़ा हम देखेंगे PDF खोल के। तो आज मैंने इतना चीजें कवर करूंगा अबाउट एप्लीकेशन, एप्लीकेबिलिटी जो ऑलरेडी पढ़ा दिया हूं। CR145 किसके लिए एप्लीकेबल है? बोलो, ये पार्ट बोलो, किसके लिए एप्लीकेबल है? लार्ज एयरक्राफ्ट या कॉम्प्लेक्स मोटर पावर्ड एयरक्राफ्ट या जो एयरक्राफ्ट शेड्यूल ऑपरेटर यूज कर रहा है, ये मत भूल जाना। ओके और स्कोप क्या है इसका? स्कोप है मेंटेनेंस करना। लाइन मेंटेनेंस आएगा या बेस मेंटेनेंस भी आएगा। एप्लीकेशन क्या है? जब भी हम CR145 के लिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए अप्लाई तो करेंगे ना, वो है CA फॉर्म 2। ओके अपेंडिक्स नंबर 1 में जाओगे, 145 की सबसे पिछले पेज में CA फॉर्म 2 के बारे में दिया हुआ है। और उसमें ब्लॉक से, उसमें ब्लॉक नंबर 13A और उसमें ब्लॉक नंबर 14A, ऐसे 2 ब्लॉक है, वो पढ़ लेना इंपॉर्टेंट है। और ब्लॉक नंबर 12 रिमार्क्स। ओके मैं पढ़ाऊंगा, अभी के लिए शॉर्टली बोल रहा हूँ। उसके बाद फैसिलिटी रिक्वायरमेंट, इतना चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है थोड़ा 145 खोल के देखते हैं, है ना? अभी आते हैं जो मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करने से पहले हम मेंटेनेंस के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। हमारी जो एयरक्राफ्ट में मेंटेनेंस हो रहा है उसमें 2 टाइप का जनरली मेंटेनेंस होता है। एक कौन सा है? लिखा हूं, बोलो भाई। बेस मेंटेनेंस और एक लाइन मेंटेनेंस। ज्यादातर लोगों को इसमें कंफ्यूज रहता है कि मेंटेनेंस में खो जाते हैं, तो उनको दिमाग में ये चीज क्लियर होना चाहिए कि हम एक बेस मेंटेनेंस करते हैं और एक लाइन मेंटेनेंस करते हैं। जनरली लाइन मेंटेनेंस कब होता है? बिफोर फ्लाइट होता है, मतलब एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करने के लिए जा रहा है और जाने से पहले इनके लिए कुछ प्लान होता है कि इतना टाइम के अंदर तुम कहां पे? रनवे पे जाके, ठीक है, एयरक्राफ्ट का क्या कर दोगे? जो भी इंस्पेक्शन चाहिए, मेंटेनेंस चाहिए, वो कर दो। क्या क्या मेंटेनेंस होता है बताऊंगा, वो कर दो और एयरक्राफ्ट को फ्लाई करने दो। ओके और बेस मेंटेनेंस में क्या होता है? लाइन मेंटेनेंस को छोड़ के बाकी सब जो भी जनरली बेस मेंटेनेंस में एयरक्राफ्ट को कहां लेके चला दिया जाता है? हैंगर में या वर्कशॉप में लेके जाना पड़ता है, उसका कंपोनेंट जरूरी पड़ा तो वहां पे जाके मेंटेनेंस करना पड़ता है। तो कभी भी बेस मेंटेनेंस आया तो तुम्हारे दिमाग में हैंगर वार्ड आना चाहिए। कभी की लाइन मेंटेनेंस आया तो रनवे वार्ड आ जाना चाहिए। ओके तो ये दोनों में तुम्हें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ओके इसके बाद वाला में कुछ नहीं है, थोड़ा मैं PDF ओपन करता हूँ। अभी तक जो पढ़ाया उसमें कोई डाउट है? जो रूल पढ़ाया या जो एयरक्राफ्ट्स के बारे में पढ़ाया उसमें कोई डाउट है तो पूछो। नो सर कोई डाउट नहीं है। हाँ नो सर कोई डाउट नहीं। हाँ तो तुम्हें एयरक्राफ्ट क्लैरिटी मिल गई, ऑपरेटर्स क्लैरिटी मिल गई, कौन सा ऑपरेटर के पास किस टाइप का एयरक्राफ्ट होगा तो वो किस टाइप का मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन का अप्रूवल लेगा, वो क्लैरिटी मिल गई। और जो जो चीजें पढ़ा हम उसको मिल गई। तो हम अभी अपना क्या ओपन करेंगे? CR145।
क्योंकि हम पढ़ेंगे तो किताब से ही ना भाई, सब कुछ मेरे दिमाग में तो नहीं रहेगा। तो ये जो पेज मैंने पढ़ा रहा हूँ, इससे पहले तक मैं सब पढ़ा दिया हूँ तुम्हें इंट्रोडक्शन में, ठीक है। हम पेज नंबर कितने 7 से शुरू करेंगे। तो मैंने यहाँ पे कुछ चीजें दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे तुम देख रहे हो, ये तो जनरल दिया है, छोड़ दो जनरल। यहाँ पे 145 सेक्शन ए 05 ये लिखा है, दिख रहा है तुम्हें, हाईलाइट कर रहा हूं मैं। यस सर। तो ये क्या है, एप्लीकेबिलिटी एंड इफेक्टिविटी। मतलब इसमें तुम्हें बताया है, क्या बताया है कि ये 145 सीआर किसके लिए एप्लीकेबल है, जो कि मैं तुमको पहले से पढ़ा चुका हूं। किसके लिए एप्लीकेबल है? लार्ज एयरक्राफ्ट और लार्ज लार्ज शेड्यूल एयरक्राफ्ट, लार्ज एयरक्राफ्ट या कॉम्प्लेक्स मोटर पावर्ड एयरक्राफ्ट। शेड्यूल दोनों के लिए। हाँ, लार्ज एयरक्राफ्ट के लिए, मेंटेनेंस के लिए, और कॉम्प्लेक्स मोटर पावर्ड एयरक्राफ्ट के लिए, और जो एयरक्राफ्ट कमर्शियल एयर ट्रांसपोर्ट या शेड्यूल एयर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर में यूज होता है उनके लिए, ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर 10 क्या है, स्कोप है। करता क्या है स्कोप, मतलब तुम कर क्या रहे हो, मेंटेनेंस कर रहे हो भाई। और उस मेंटेनेंस में बेस मेंटेनेंस, हाँ, उस मेंटेनेंस में बेस मेंटेनेंस भी है, लाइन मेंटेनेंस भी है, ओके। उसके बाद आते हैं 145 सेक्शन है 50, दैट इज एप्लीकेशन। उसमें क्या भरते हो, सीए फॉर्म भरते हो, सीए फॉर्म 2 भरते हो, ठीक है। और सीए फॉर्म 2 भरते हो तो अभी एक मजेदार चीज बताना चाहता हूँ। सीए फॉर्म 2 भरने के साथ उसके साथ क्या चीज दोगे, चलो बहुत सारी डॉक्यूमेंट्स तो दोगे, लेकिन उसके साथ क्या दोगे? एमओई। नहीं नहीं, वो छोड़ो, सारे डॉक्यूमेंट छोड़ दो, वो तो दोगे, लेकिन उसके साथ और क्या, जैसे दुकान में जाते हो, तुमने एक वनीला का आइसक्रीम खरीद लिया, तो उसके साथ तुम क्या देना पड़ता है दुकान वाले को? फीस देनी पड़ती है ना भाई। तो अभी मैंने तुम्हें और एक रूल लेके आऊंगा। फीस जो दोगे, किसके लिए दोगे? अप्रूवल मिलेगा उसके लिए दोगे ना। तो अप्रूवल मिलेगा, फीस दोगे, तो फीस कौन सा रूल के हिसाब से दोगे? 134C। 134C है। नहीं सर, सॉरी 133 से। तो इंडियन एयरक्राफ्ट रूल्स में जैसे तुम एप्लीकेशन भरते हो, रूट 62 एप्लीकेशन भरते हो, तो उस एप्लीकेशन भरते हो किसके लिए भरते हो? अप्रूवल के लिए भरते हो, हाँ कि नहीं? तो तुम एप्लीकेशन भरोगे तो उसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स दोगे, जैसे हम CR 145 पढ़ेंगे तो वो डॉक्यूमेंट्स पता चलेगा, और उसके साथ दोगे फीस। और वो जो फीस दिया जाएगा वो इंडियन एयरक्राफ्ट रूल्स 1937 का रूल नंबर 133C के हिसाब से दोगे, ठीक है। और तुम्हें जो अप्रूवल मिलेगा वो मिलेगा इंडियन एयरक्राफ्ट रूल्स 1937 का रूल नंबर 133B। अभी ये एग्जाम में आया था एक क्वेश्चन, ठीक है। ये या तो ये इन दोनों में से कोई एक आया था, ओके। और एक बात बता दूं, तुम्हारे लिए जो डीजीसीए ने ये सीआर इशू करता है, डीजीसी अपना मर्जी से कोई भी डॉक्यूमेंट तुम्हारे लिए नहीं लाता है, भले ही वो रूल बना दे, लेकिन उस रूल के अनुसार तुम्हारे, कौन सा रूल के अनुसार वो बनाया, CR 145। CR 145 क्यों बनानी पड़ी उसको? क्योंकि रूल नंबर 60 के हिसाब से मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन का अप्रूवल लेंगे, इसलिए ये रिक्वायरमेंट बनानी पड़ी। लेकिन पब्लिक को जैसे वो रिक्वायरमेंट इशू करती है, वो इशू करने के लिए उसको पावर कौन सा रूल देता है? वो देता है इंडियन एयरक्राफ्ट रूल्स 1937 का रूल नंबर 133A। मतलब तुम्हारे लिए कोई भी सीआर, डीजीसीए मैक्सिमम सीआर इस रूल के अंडर इशू करती है, किसके लिए? पब्लिक के लिए। और इस रूल के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन का क्या करती है? ऑर्गेनाइजेशन का अप्रूवल करती है, और इस रूल के हिसाब से वो एप्लीकेंट को फीस देना पड़ता है। तो ये तीनों रूल भी जाके देख लेना आज, है ना, ये तीनों रूल भी जाके देख लेना। फिर से हमारे वो पीडीएफ में आ जाते हैं। तो तुम्हें एक काम करनी है, तुम्हें अगर 145 बेहतर तरीके से पढ़नी है तो ये जो पॉइंट्स रखा गया है, 145 है पॉइंट नंबर 5, 145 है पॉइंट नंबर 10 स्कोप, पॉइंट नंबर 15 एप्लीकेशन, पॉइंट नंबर 20 जो है टर्म्स ऑफ अप्रूवल, पॉइंट नंबर 25 फैसिलिटी रिक्वायरमेंट,
30 पर्सनल रिक्वायरमेंट, 35 सर्टिफाइंग स्टाफ, 40 क्या है टूल्स इक्विपमेंट, 42 एक्सेप्टेंस ऑफ कंपोनेंट्स, ऐसे बहुत सारा, 45 मेंटेनेंस डाटा, ओके, 45 मेंटेनेंस डाटा, 47 प्रोडक्शन प्लानिंग, 50 सर्टिफिकेशन ऑफ मेंटेनेंस, ऐसे टोटल कितना है, टोटल 95 है, टोटल 95 है, 95। जो कि तुम्हें याद रख लेनी है, ठीक है। याद रख नहीं भी रहता है तो कोशिश करनी है अप टू 95, तो ज्यादा से ज्यादा 20-25 होगा, ठीक है। अगर तुम इतना सारी चीजें याद रखो, और हर किसी में 5-5 का गैप है, हर किसी में 5-5 का गैप है, ओके, तो उसको अगर याद रख लेते हो तो तुम्हारे हम पढ़ने में बहुत आसानी हो जाएगा, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ ऑलरेडी आज का 1 घंटा हो गया है पढ़ने का, तो किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। नो सर, कोई डाउट नहीं है। तो सर 1 मुझे एक doubt हाँ बोलो है। अभिषेक शर्मा। सर जो रूल 153 है और रूल 62 है, उन दोनों में क्या डिफरेंस है? देखो 62 एक नया रूल लेके आया तुम, 62 जो है ना, वो 62 में फीस लिखा गया है। कौन सा फीस लिखा गया है, वो फीस है तुम्हारा टाइप सर्टिफिकेट लोगे, ओके, तुम लाइसेंसिंग लोगे, एएमई लाइसेंसिंग, या तुम सर्टिफिकेट ऑफ एयरवर्दनेस ले रहे हो, रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो, सॉरी रजिस्ट्रेशन के लिए रूल नंबर 35 है, सॉरी सॉरी, ठीक है। तो ये सारे जो COPA के लिए है ना शायद सर? सी ऑफ एल के लिए भी है, तुम्हारे एएमई लाइसेंसिंग का भी है, टाइप सर्टिफिकेट का भी है, ये सब चीजों के लिए जो फीस है वो 62 में लिखा गया है, ओके। लेकिन ओके। ऑर्गेनाइजेशन का अप्रूवल के लिए जो फीस है वो लिखा गया है 133C में। कंफ्यूज मत होना, 2-3 जगह ऐसे फीस लिखा गया है, जैसे तुम कोई और एयरक्राफ्ट को रजिस्ट्रेशन भी करते हो तो रजिस्ट्रेशन, 3 जगह लिखा है ना? हाँ रजिस्ट्रेशन का फीस 35 में लिखा गया है, ओके। सॉरी, 62 में है। 62 में टाइप सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ एयरवर्दनेस और तुम्हारा एएमई लाइसेंसिंग के लिए जो फीस है, और ऑर्गेनाइजेशन अप्रूवल के लिए 133C में। हाँ, और ऑर्गेनाइजेशन अप्रूवल के लिए 133C में, ओके। यस सर। किसी को कुछ पूछना है बेझिझक पूछ चलो सकते सर, हो। अभी सब डाउट क्लियर है, अभी तक जितना हुआ है इतना में डाउट क्लियर है। हाँ, तो तुम्हें एक ओवरऑल व्यू मिल गया कि 145 पढ़ने से पहले तुम्हें पता चल गया कि 145 कौन सा एयरक्राफ्ट का मेंटेनेंस करती है, ओके। और तुम्हें यस। पता चल गया 145 पढ़ना कैसा है, क्योंकि मैं बता दिया कि तुम्हें 145 पढ़ने से पहले ये जो मैंने पॉइंट्स बताया, 145 सेक्शन है पॉइंट नंबर 5, 145 है सेक्शन है पॉइंट नंबर 10, स्कोप 15, 20, 25 अप टू 90 तक 5-5 के गैप में ये चीजें नोट करके याद रख लेनी है, नहीं सर भी। 5 के गैप में क्यों? इसका कोई रीजन है कि मतलब ऐसे हाँ implement इसका करते रीजन है भाई, है। क्यों? क्योंकि जब 145 इम्प्रूवमेंट किया जाएगा, मैं ऐसे सोचता हूँ, ऐसे कहीं पे लिखा नहीं है, लेकिन इम्प्रूवमेंट किया जाएगा, कोई मान लो नया चीज आया, ठीक है, तो उसको 5 या 10 के बीच में, या जो जो 5-5 की हैं? गैप रखा गया है उसमें लिखा जा सकता है। सर लेकिन अभी तो फिलहाल ऐसा करता है, कोई अपडेट आता है तो जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट वाले में आ रहा है तो 145.8 और 05 है, नहीं 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 तो नहीं, कोई 145। नया टॉपिक आया तो उसको लिखा जा सकता है, और आता भी है। देखो तुम जब हाँ। जाओगे ना, जब 35 या 40 के बीच में जाओगे, जब हम 2011 में पढ़ रहे थे, 35 जो रिक्वायरमेंट है उसके बाद 40 आता था, 40 के बाद 45 आता था, लेकिन उसमें जो है ना अभी 42 ऐड हुआ है, एक्सेप्टेंस यस ऑफ सर, ग्रेड हो गया। कंपोनेंट्स। और क्या ऐड हुआ है, जो 35 है 40 है उसके बीच में एक 36 भी ऐड हुआ है, एयरवर्दनेस रिव्यू स्टाफ का रिकॉर्ड के बारे में, ऐसे ऐड यस होते सर। जाता है, ठीक है। 5-5 के रिकॉर्ड ऑफ गैप में एयरवर्दनेस रखने सिस्टम। से तुम लोगों को भी फायदा है ना निखिल? जी। जी सर। हाँ, तो वो सब छोड़ो, हमें तो समझना है ना, और समझने के लिए मैं मेन पॉइंट तुम्हें बता दिया, तुम्हारे पास एक फीलिंग होना चाहिए कि तुम खुद का मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन ओपन करने के लिए जा रहे हो, वो सोच के अगर 145 पढ़ोगे तो तुम आराम से समझ जाओगे, ओके। यस सर। यस सर। तो ये था आज का डेमो क्लास, तुमको अगर कुछ पूछना है तो पूछो, और डाउट या जो कोई भी। फिर जो ज्वाइनिंग का जितना प्रोसेस है वो फर्स्ट टाइम क्लियर कर दीजिए, क्योंकि आज लास्ट टाइम है तो
अरे सर देखो, मैंने तुम्हारे सर लिए रेगुलर हाँ, बोलो बोलो बोलो। सर आप रेगुलर क्लास शुरू करेंगे? हाँ, डेली